Hello students, how are you all? मस्त हो ना? तो as you all know that हमारा चैप्टर नंबर 4 इज गोइंग ऑन एंड इस चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने VACPR थियरी को कंप्लीट किया। अब आज के इस लेक्चर में हमें VB थियरी को कंप्लीट करना है। ये इस चैप्टर की तीसरी थियरी है। टोटल इस चैप्टर में 4 थियरीज हैं और अब हम लोग ये थर्ड थियरी पे पहुंच चुके हैं, दैट इज द VB थियरी। बेसिकली कॉसेल लुइस की थियरी के बाद VACPR थियरी आई एंड VACPR थियरी के बाद VB थियरी का एग्जिस्टेंस हुआ। तो बेसिकली क्यों VB थियरी को लाना पड़ा? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द सर्चिंग ऑफ अ न्यू थियरी आफ्टर द वेस्पर थियरी, दैट इज द VACPR थियरी। तो उसका मेन रीजन ये था कि पहली बात तो कॉसेल लुइस की थियरी से हमें मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था, इसलिए हम लोग क्या लाए? VACPR थियरी लाए। लेकिन VACPR थियरी में हम लोग ने थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में तो पढ़ा, बट वो थियरी से हमें सिर्फ थियोरेटिकल स्टडीज मिली, यानी कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में थियोरेटिकल पॉइंट्स मिले। उसके बारे में प्रैक्टिकल पॉइंट्स या प्रैक्टिकल उसके बारे में कोई बात पता नहीं चली। यानी कि VACPR थियरी जो है वो सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ था। यानी कि ये थियरी क्या हो गया? तो अधूरा थियरी हो गया। तो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा डिटेल में बताने के लिए पाउलिंग ने, मतलब पहले तो हिटलर लंदन ने ये VB थियरी दिया था एंड उसको और ज्यादा डिटेल्ड में एंड क्लियरली सजेस्ट किया था बाय द पाउलिंग। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। दैट इज VB थियरी, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, कौन सी थियरी है ये? इट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी। दैट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी, VB थियरी। अब बेसिकली अगर हम लोग प्रीवियस थियरी की बात करें, दैट इज VACPR थियरी, तो VACPR थियरी में ऐसा बताया गया है कि मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। वो किस पे डिपेंड होता है? तो उसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उस पर डिपेंड होता है। करेक्ट, उसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पे वो डिपेंड होता है। बट यहां पर वैलेंस बॉन्ड थियरी का ये कहना है कि कोई भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। लाइक एक फैक्टर है दैट इज वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स। उस पे दूसरा फैक्टर है दैट इज ओवरलैपिंग। ठीक है, ऐसे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर इन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिपेंड होता है। लाइक हम लोग ने अभी तक ये पढ़ा कि भाई बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है आयोनिक बॉन्ड एंड दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड। अब ये थियरी तो सिर्फ हमें कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेलिंग देता है। ये थियरी का ये कहना है कि मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब कि एटम्स के बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है। यानी कि इनका ये कहना है, अभी तक हम लोग ये मानते थे कि वे एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बट ये थियरी का ये कहना है
कि भाई एटम्स का एटॉमिक ऑर्बिटल होता है और वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, एक दूसरे में ओवरलैप करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और जिसका जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ही बॉन्ड वो स्टेबल बनेगा। तो एटम्स हैव atomic orbitals, atoms have atomic orbitals which overlap and form bonds। ठीक है, अब जितना ज्यादा ओवरलैपिंग हुआ है, मोर द ओवरलैपिंग stronger will be the bond, stronger will be the bond। अभी देखो ये ओवरलैपिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग कुछ पॉइंट्स बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम लोग वीबी थियरीज को देखते हैं। बच्चों वैसे वीबी थियरी तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी थियरी है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स है, डीप टॉपिक है, बट अपने टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ एक लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ ओवरव्यू जितना दिया हुआ है, हम बस वही पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और बहुत सारे और भी पर्सपेक्टिव से इनको लिया गया है, इन थियरी को दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका जो टेक्स्ट बुक में दिया है उतना ही पार्ट पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ऐसा बताया है कि भाई H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। तो जरा ध्यान से देखना, लाइक यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात की है, तो ऑब्वियस है कि भाई एक हाइड्रोजन एंड दूसरा हाइड्रोजन कंबाइन होकर हमें H2 मिलेगा। अब मान लो मैंने ये वाले हाइड्रोजन को Ha लिया है और ये वाले हाइड्रोजन को Hb लिया है, तो ये क्या बनेगा, H2Ab बनेगा। बेसिकली ये HAB बनेगा, HAB बनेगा, यानी कि H प्लस H बनता है H2 मॉलिक्यूल। क्या बनता है, H2 मॉलिक्यूल बनता है। तो इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखना। अब देखो बेसिकली यहाँ पर इस थियरी का ये बोलना है, जब भी कोई भी एटम्स को हम कंबाइन करते हैं तो इसका मॉलिक्यूल तो बनता है, पर इसके अंदर सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है ऐसा जरूरी नहीं है, इसके अंदर रिपल्सिव फोर्सेस भी होगा। कैसे होता है चलिए तो चेक करते हैं। लाइक हमने यहां पर लिया है, दैट इज ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और ये हाइड्रोजन का Ha का एटम है, ठीक है, और यहां पर ये एटम Hb है, ये दोनों कंबाइन हो गए, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑर्बिटल्स आपस में एक सर्टेन लेवल तक ओवरलैप हो रहे हैं, और ये जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है वहीं पर इनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी पोजीशन वहीं पर होगी। लाइक ये रहे उसके इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा ध्यान से देखना है, यहां पर मैंने लिया है ये Ha एटम और यहां पर मैंने लिया है ये Hb एटम। तो ऑब्वियस है ये Ha का न्यूक्लियस है तो ये आएगा Na, और ये Hb का न्यूक्लियस है तो आएगा Nb। ये उसका इलेक्ट्रॉन है, ये आएगा Ea, और ये B का इलेक्ट्रॉन है तो आएगा Eb, ये आएगा। अब अभी हमने ये जो सर्कल बताया है बच्चों, प्रैक्टिकल में कोई भी एटम में ऐसे सर्कल्स नहीं होते, ये सिर्फ एक इमेजिनरी ऑर्बिट है। जैसे अपने सोलर सिस्टम में अपन इस तरह से अलग अलग क्या बताते हैं, लाइंस बताते हैं, ऑर्बिट्स बताते हैं, बट रियल में ऐसे ऑर्बिट नहीं होते हैं, वो इमेजिनरी लाइन है। एक्चुअल में वो ऐसे पाथ है जिसके ऊपर प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं। अब वो रास्ता थोड़ी बनाया गया है भगवान के जरिए, नहीं ना। तो सेम वे यहाँ पर ये सिर्फ एक पाथ है जिसको हमने पेन से रिप्रेजेंट किया है, वरना प्रैक्टिकली
ऐसा लाइंस एटम के अंदर होता नहीं है। क्या आपको ये बोर्ड में कोई ऐसे लाइंस दिखे? क्या आपके मोबाइल फोन में जिसमें आप पढ़ रहे हो उसमें दिखे? क्या आपको आपके वॉल में ऐसे लाइन दिखे? नहीं ना, वहां तो हर जगह पर एटम्स है, होने चाहिए। तो वहां पर लाइंस नहीं होते हैं, वहां पर ऐसे इमेजिनरी सर्कल्स बनाए हैं जो ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का पाथ ये है। इट इज जस्ट एंड जस्ट रिप्रेजेंटिंग द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या करता है वो? इलेक्ट्रॉन के पाथ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलो तो आगे जाते हैं हम लोग। तो हम लोग रब करते हैं। अब मुझे जो जरूरत है मैं वही बनाऊंगा। अब क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है तो मैं इसको रब करता हूं। क्या कर लिया मैंने? इसको रब कर लिया, हटा दिया इसको। देखते रहना, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर निकल के आया। अब यहां पर कुछ चीजें हमें लिखनी है, दैट इज जो Na है, Na क्या है? न्यूक्लियस ऑफ Ha यानी कि हाइड्रोजन एटम जो A है उसका न्यूक्लियस है। फिर Ea क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑफ Ha एटम, इलेक्ट्रॉन ऑफ Ha आएगा। सेम वे Nb क्या है? न्यूक्लियस ऑफ Hb, और Eb क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑफ क्या आएगा? Hb। इतनी बातों को ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अब यहां पर ऐसा का ऐसा ही डायग्राम एक और यहां पर भी बनाएंगे हम। जैसा टेक्स्ट बुक में दिया हम वैसा ही कर रहा है, ठीक है। लाइक ये एक और मैंने डायग्राम आपको शो कर रहा हूं। उनका रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग देखेंगे। लाइक यहां पर ये क्या है? ये Na है, ये Nb है, ये Eb है और ये Ea है, ठीक है। अब इतना याद रखना, जब भी ये एटम्स कंबाइन होते हैं तो इनमें दोनों प्रकार के फोर्सेस रहते हैं। अट्रैक्टिव भी रहता है एंड रिपल्सिव भी रहेगा। लाइक यहां पर मैं अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करता हूं कि इनके बीच में है, और इस पार्ट में मैं लिखता हूं ये साइड अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में मैं बताऊंगा आपको, एंड वो साइड क्या आएगा? रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। देखते रहना। ओके, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। पे अटेंशन हियर। अब इनमें अट्रैक्शन किनके बीच में होगा? तो पहली बात तो इनके चार्जेस क्या, उसके ऊपर से डिसाइड होगा कि किनके बीच में अट्रैक्शन होगा एंड किनके बीच में रिपल्शन होगा। तो न्यूक्लियस का चार्ज ऑब्वियस है, सिर्फ प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, तो पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। हालांकि आप कोई भी न्यूक्लियस लो, चार्ज तो उसका कितना रहता है? पॉजिटिव ही रहता है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। सेम है यहाँ पर, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। क्लियर है? अब होगा क्या, ये भी तो हमें चेक करना है। तो बेसिकली अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक इनके बीच में क्या आएगा? अट्रैक्शन आएगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहां पर अट्रैक्शन हुआ। फिर इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा, ठीक है। इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। फिर इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और लास्ट में इनके बीच में भी क्या होगा? दैट विल बी अट्रैक्शन। तो देखो, इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ, इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ, इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ,
एंड इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा। लिस्ट बनाते हैं, लेट्स मेक द लिस्ट। पहला, EA एंड NA के बीच में अट्रैक्शन है। दूसरा, EA एंड NB के बीच में अट्रैक्शन है। तीसरा, NB एंड EB के बीच में अट्रैक्शन है। एंड चौथा, NB एंड EA के बीच में अट्रैक्शन। ओ ये हाँ, NB EA आ गया, NB EB, हाँ, तो NB एंड EA के बीच में अट्रैक्शन होगा। समझ गए? अब ऑब्वियस है कि क्योंकि अंदर हमने ये एटम को कंबाइन तो कर लिया, तो अंदर लाइक चार्जेस तो है ही है, बट साथ में वहां पर कुछ अनलाइक चार्जेस भी हैं। आई मीन अनलाइक चार्जेस तो ये हुए, तो लाइक चार्जेस भी है, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहां पर हमारे पास अपोजिट चार्जेस तो मिल गए, उनके बीच में अट्रैक्शन था, बट जब लाइक चार्जेस आए यानी कि सेम चार्जेस आए तो वो भी तो रिपेल करेंगे, यानी कि ये एटम कंबाइन होने हो रहे हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं कोई प्रकार का रिपल्जन भी होगा। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ रिपल्जन ऑल्सो हियर, कोई ना कोई रिपल्जन तो होना चाहिए, और होगा कैसे, कहा, क्या। लाइक ये दोनों लाइक है, एक दूसरे को धक्का मारने की कोशिश करेंगे, और ये दोनों लाइक है, ये भी एक दूसरे को धक्का मारने की कोशिश करेंगे, यानी कि यहां पर भी क्या होगा, रिपल्जन होगा। लाइक NA NB के बीच में एंड EA EB के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं, दे आर हैविंग रिपल्सिव फोर्सेस। अब आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर यहां पर अट्रैक्शन भी है, रिपल्जन भी है, तो फिर ये मॉलिक्यूल स्टेबल कैसे होता होगा, तो फिर ये मॉलिक्यूल स्टेबल कैसे होता होगा। तो ये मॉलिक्यूल का स्टेबल होने का सबसे मेन रीजन ये है कि यहां पर जितना अट्रैक्टिव फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा है, इसलिए एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस, the magnitude of attractive forces is more than repulsive forces। ठीक है, इसलिए क्या रहता है, ये एटम इसीलिए स्टेबल रहता है, और मतलब कि ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, ये सबसे मेन रीजन उसका है। दिस इज द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड इट। अब यहां पर जो हाइड्रोजन है, यहां पर H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब उसका जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज 435.8 किलो जूल पर मोल, ये उसकी बॉन्ड एंथैल्पी है, एंड इसका बॉन्ड लेंथ होता है दैट इज 74 पिकोमीटर। कैसा रहता है, 74 पिकोमीटर। क्लियर है बच्चों? यस। तो यहां पर हाइड्रोजन एटम के अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो उसका बॉन्ड लेंथ है दैट इज 74 पिकोमीटर। क्लियर है? कितना है? 74 पिकोमीटर। अब एक बात याद रखना, आप अगर कोई भी मॉलिक्यूल देखते हो, लाइक आपने NH3 देखा, या फिर आपने H2 देखा, या फिर आपने वाटर के बाद आपने CH4 देखा, ये सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, उनकी ज्योमेट्री को हम लोग समझा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस थियरी। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर है और वो मॉलिक्यूल का आपको ज्योमेट्री फाइंड करना है, ज्योमेट्री स्टडी करना है, तो हम क्या करते हैं, तो उसकी ज्योमेट्री को समझने के लिए हम लोग ये करते हैं कि उसके जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें किस तरह से ओवरलैपिंग हुआ है। जितना प्रॉपर एक्सटेंट से ओवरलैप हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। कोवेलेंट बॉन्ड वुड बी दैट मच स्ट्रांग ओनली एंड स्ट्रांग इनफ।
अब लाइक वहां पर ओवरलैपिंग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, बट आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। आज मुझे आपको ओवरलैपिंग का टॉपिक भी कंप्लीट करवाना है यही वीडियो लेक्चर के अंदर। तो कम ऑन, जल्दी स्क्रीनशॉट इसका ले लो। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक। हम लोग ओवरलैपिंग टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। बेसिकली ओवरलैपिंग जो होता है वो भी 3 टाइप के रहते हैं। आप इतने सारे मॉलिक्यूल देख रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि भाई इनमें ओवरलैपिंग भी अलग अलग प्रकार के तो होते ही होंगे, क्योंकि दुनिया में मॉलिक्यूल तो हजारों प्रकार के हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, तो बेसिकली हमारे पास 3 प्रकार के ओवरलैपिंग होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। कौन से, क्या, कैसे रहते हैं, विचार दे। तो पहला है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, दूसरा है नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड तीसरा है जीरो ओवरलैपिंग। चलिए मैं लिख देता हूं। यहां पर मैंने लिखा पॉजिटिव ओवरलैप, यहां पर मैं लिखूंगा नेगेटिव ओवरलैप, और लास्ट में फिर मैं जीरो ओवरलैपिंग के बारे में आपको बता दूंगा। लाइक पॉजिटिव ओवरलैप के बारे में बताया है, तो वो सबसे पहले अगर कोई करता है तो वो है दैट इज, अब ये जेड एक्सिस लिया है मैंने, तो पीजेड ऑर्बिटल जो है ये पीजेड ऑर्बिटल है, ये भी पीजेड ऑर्बिटल है। यहां पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये क्या करता है, ये पॉजिटिव ओवरलैप करता है। कैसे, तो आप खुद समझिए, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा, वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका, इस पीजेड ऑर्बिटल का प्लस साइन और सामने वाले पीजेड का भी प्लस पार्ट अगर ओवरलैप करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अब इसी में अगर उल्टा हो गया, यानी कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पीजेड है और ये भी पीजेड ऑर्बिटल है। एग्जांपल नंबर बी है, इसमें नेगेटिव इनटू हमने पॉजिटिव किया तो क्या आएगा, वैल्यू टोटल नेगेटिव ही है। आप ये भी कर सकते हो नेगेटिव, इसमें एक और पॉसिबिलिटी भी है कि भाई नेगेटिव इनटू नेगेटिव कर दोगे तो ऑब्वियस है कि भाई पॉजिटिव ही आएगा। ये बी है। फिर सी लेते हैं। लाइक यहां पर ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, हम सारे ओवरलैपिंग को जेड एक्सिस पे ही डिनोट करेंगे। यहां पर हमने पीजेड ऑर्बिटल तो लिया, बट उसके साथ ओवरलैप होने वाला था एस ऑर्बिटल, जो पॉजिटिव साइन ही रहता है उसका। तो इसका पॉजिटिव साइन और इसका पॉजिटिव साइन, तो ऑब्वियस है ये भी क्या हुआ, प्लस इनटू प्लस, ये क्या बन गया, पॉजिटिव ओवरलैप में आया। अब अगर इसमें ऐसा हुआ कि भाई पीजेड ऑर्बिटल का नेगेटिव लोब एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, तो प्लस इनटू माइनस क्या आएगा, माइनस वैल्यू आएगी। तो ये बन जाएगा नेगेटिव ओवरलैपिंग, और ये हमारे पास है डी एग्जाम्पल। नेक्स्ट लेते हैं और भी एग्जाम्पल्स, जितने भी पॉसिबल एग्जाम्पल है वो सारे मैं आपको यहां पर बता दूंगा, ठीक है। चैप्टर, ये चैप्टर सबसे बड़ा है। मैंने तो कहा था आपको 12-15 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट होगा, बट आप देख रहे हो कि हम लेक्चर्स को लंबा भी खींच रहे हैं, फिर भी ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, क्योंकि हमें इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है जेई की, नीट की, वो भी हमें डिटेल में पढ़नी होती है, ठीक है। देन है नेक्स्ट, हम लोग पीएक्स ऑर्बिटल लेते हैं। यहाँ पर मैंने जेड एक्सिस लिया, यहाँ पर भी जेड, और भी बना लेते हैं और कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ई होगा एफ जी एच, ठीक है। ये थोड़े से एक्सिस को लंबाने पड़ेंगे,
ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ये प्लस प्लस इसका माइनस माइनस, तो ये px ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ऑब्वियस है प्लस इंटू प्लस प्लस ही मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस ही मिलेगा। लेकिन अगर हमने एक ऑर्बिटल को इन्वर्ट कर दिया तो क्या, देन व्हाट, ठीक है, ये माइनस कर दिया, ये प्लस का प्लस रखा, ये प्लस ये माइनस, तो ये भी क्या है px है, तो ये नेगेटिव ओवरलैप में आएगा, क्योंकि यहां पर ये क्या बनेगा, माइनस इंटू प्लस करो या प्लस इंटू माइनस करो, वैल्यू तो क्या आएगा, माइनस ही। नेक्स्ट एक और लेते हैं, लाइक py ले लेते हैं। अब इसमें भी ये प्लस लिया, ये प्लस लिया, ये क्या है, py ऑर्बिटल है, तो ये भी क्या बनेगा, पॉजिटिव ओवरलैप में ही आएगा। ये माइनस माइनस लिया, आपने माइनस इंटू माइनस कर दिया तो भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा, ये भी पॉजिटिव ओवरलैप में ही आएगा। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इन्वर्जन कर देते हैं, कोई भी एक ऑर्बिटल को, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस कर दिया, ये py ये प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स मैंने यहां पर 1 2 3 4 एग्जांपल पॉजिटिव ओवरलैप के, 4 एग्जांपल्स दुनिया में नेगेटिव ओवरलैप के। अभी एक और है, दैट इज जीरो ओवरलैपिंग, एक और है दैट इज जीरो ओवरलैप, यानी कि ओवरलैपिंग हुआ ही नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ओवरलैप। अब जीरो ओवरलैप की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द जीरो ओवरलैप, तो वो कहां पर पॉसिबल है। पहली बात है कि हमने अगर मान लो ये z एक्सिस लिया है, ये भी z एक्सिस लिया है, हमने अगर px ऑर्बिटल को लिया है, ठीक है, और उसका s के साथ कभी भी ओवरलैपिंग होता नहीं है, आपको दिख रहा है ओवरलैपिंग हुआ ही नहीं, तो ये जीरो ओवरलैपिंग में आता है। ये px ऑर्बिटल लिया एंड s ऑर्बिटल, याद रखना px ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल कभी ओवरलैप नहीं होता, pz ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल ओवरलैप होता है। सेम वे px ऑर्बिटल कभी भी py ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग नहीं होगा, ठीक है। इनमें भी देखो डिस्टेंस है, अंदर बीच में डिस्टेंस है ना, स्पेस है ना, तो यहां पर भी कोई ओवरलैपिंग हुआ नहीं। याद रखना px को ओवरलैप करेगा, py के साथ ओवरलैप कर सकता है, pz के साथ ओवरलैप कर सकता है, लेकिन px py के साथ, py pz के साथ ऐसा ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ओवरलैपिंग वही ऑर्बिटल करते हैं जिनका शेप, ओरिएंटेशन एंड एनर्जी नियरली सेम, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर 3 प्रकार के ओवरलैपिंग भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आप सबको आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम जितने भी मॉलिक्यूल्स देखते हैं उनके स्ट्रक्चर इन ओवरलैपिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं, इन ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप हो रहे हैं उन पे डिपेंड होते हैं। जीरो ओवरलैप में पता चल गया सबको, ओके। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बच्चों, गुड बाय, टेक केयर, खूब मन लगा के मेहनत करना एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, बाय एवरीवन।